ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में सर्दी का दौर चल रहा है। ऐसे में बकरी पालन से जुड़े किसानों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मौसम में बकरियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मौसम के अनुरूप इनका प्रबंधन करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर SK श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हमारी बकरियों को सर्दी के मौसम में किस तरह से उनका आवास प्रबंधन करें, किस तरह से उनको खुराक दें और किस तरह से हम उनके स्वास्थ्य की अच्छे से अच्छे देखभाल कर पाएं। किसान भाइयों, इस मौसम में बकरियों और उनके मेमनों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। तभी आप अपने पशु से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। शीत ऋतु में खासतौर से आवास प्रबंधन पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम जो बकरी हैं, चाहे वयस्क हों, चाहे गाभिन बकरियां हों या बकरे हों, और इसके बढ़कर हम कुछ जो छोटे किड्स जो कहलाते हैं, जो मेमने होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दुरुस्त करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल जो साफ़ सुथरा आपका बाड़ा है उसमें वेंटिलेशन तो अच्छा हो ही, लेकिन रात में ऐसी व्यवस्था हो कि वो आप कवर कर सकें। उसमें पर्दे, ऐसे मोटे पर्दे लगा के रखें, पुरानी टाट की बोरियां लटका के रख सकते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी करें कि वो दिन के समय जब धूप हो तो आप उसको उठा लें या खिसका दें, ताकि रोशनी और धूप की किरणें अंदर आ पाएँ। और जो ठंड का समय शुरू होता है शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक के लिए, तब तक आपको बंद रखना। किसान भाइयों, आप जिस स्थान पर बकरी को रखते हैं वे स्थान बिल्कुल साफ सुथरा व सूखा होना चाहिए और शेड की रोज साफ सफाई या लाल दवा से धुलाई करनी चाहिए। साथ ही अधिक ठंड पड़ने पर बकरियों के बैठने वाले स्थान पर पुआल या सूखी घास फूस बिछा देनी चाहिए। जिस स्थान पर मेमनों को रखते हैं वहां हीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर सर्द हवाएं चल रही हों तो बकरियों को आवास से बाहर नहीं निकाले, ठंड लगने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। जहाँ तक आहार प्रबंधन की बात है, चाहे हम हों या कोई जानवर हो या हमारी बकरियां हों, थोड़ा सा अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हमको इस तरह का आहार थोड़ा सा देना चाहिए ताकि उसको ऊर्जा मिलती रहे। नियमित तौर पे जो हम बाकी ऋतुओं में 250 ग्राम के आसपास अपने पशु को हम फीड खिलाते हैं, तो इस समय थोड़ा सा आप बढ़ा के लगभग 300 ग्राम प्रतिदिन का कर लें। कुछ और बातें ध्यान रखें, जैसे कि जो घास है, अगर हरी घास देते हैं तो उस घास देने का समय आपको दोपहर में रखना चाहिए, सुबह सुबह न दें। सुबह के समय आप सूखा दाना दें और शाम को एक बार फिर आप जो अनाज देते हैं वो दें। इस प्रकार से आप अपने पशुओं को आहार प्रबंधन प्रॉपर्ली कर सकते हैं। सर्दियों में बकरियों को संतुलित आहार देने से जहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 2 से 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों को प्रतिदिन आहार में दाना 300 ग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम और खनिज मिश्रण 10 ग्राम आवश्यक रूप से देना चाहिए। इससे बकरियों को सर्दी से बचाव में बेहद अधिक मदद मिलती है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए गेहूं का चोकर 25 किलो, मक्का 10 किलो, खली 25 किलो, चावल की पॉलिश 20 किलो, अरहर की चूरी 10 किलो, मूंग या चना की चूरी 5 किलो,
मिनरल मिश्रण 4 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर नमी न हो। साथ ही दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक अपने व्यवस्थापन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको बकरियों के लिए जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको न देकर आपको फ्रेश वाटर ही आपको पीने के लिए देना है बकरियों को, ताकि वह ताज़ा रहे, कीटाणु रहित रहे और साथ ही साथ वह हल्का गर्मपन भी लिए हो। ये चीज़ों का ध्यान आपको अपने आवास प्रबंधन पे। यूँ तो यह मौसम पशुओं के लिए काफ़ी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन बकरियों में ख़ास तौर से यदि उनको सर्दी लगी तो वह सर्दी धीरे धीरे निमोनिया का रूप लेती है और निमोनिया भी कभी कभी परिवर्तित होकर पीपीआर नामक भीषण बीमारी का कारण बनता है। तो इसको रोकने के लिए भी हमको पीपीआर का टीकाकरण हमारी बकरियों का बिल्कुल सुनिश्चित ढंग से कर लेना चाहिए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। एक वक्त था जब अपने राज्य के किसान सिर्फ परंपरागत खेती करते थे, पर अब धीरे धीरे किसानों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है और अब किसान बाजार के मांग के अनुरूप खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती भी इन्हीं फसलों में से एक है। अगर आपने भी स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई हुई है तो इसकी अच्छी पैदावार के लिए किन किन कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर ए रब्बानी। आज मैं आपके सम्मुख एक कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे आपकी आमदनी स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन से बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत 2-4 टिप्स दूंगा आपको, ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपकी आमदनी बढ़े और अच्छी इनकम मिले। सबसे पहले आपको स्ट्रॉबेरी इतना डिलीशियस प्लांट है और उसकी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में गोबर का खाद तो दिए होंगे प्लांटेशन के वक्त, लेकिन बीच बीच में इंटरवल्स पे, डिफरेंट इंटरवल्स पे उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश देने की जरूरत है। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसीलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। उसी से आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूल जल्दी आएगा और स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लावर रहेगा, और उसके अलावा अच्छा फल मिलेंगे और फ्रूट साइज भी बढ़ेगा, फल का साइज भी बढ़ेगा एंड बेटर अट्रैक्टिव कलर। आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी का एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है, ऊपर जो फल के पिगमेंट है, उसका ज़्यादा ब्राइटनेस होने से उसका इनकम है ज़्यादा, और पैकेज प्रैक्टिसेस में भी इजी रहेगा ताकि फल साइज बड़ा भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। हर 15-20 दिन में आपको 20 दिन के इंटरवल में ड्रिप कर जो फिल्टर होता है उसके अंदर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश डालना है। मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं और 6% पोटैश होता है। उससे क्या है, ग्रोथ अच्छा होगा।
दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप जब क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसके बाद पौधा एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि पौधे की एनर्जी खत्म हो गई, तो उसको रिवोलेट करना है। इसलिए आपको रेगुलर 15-20 दिन के इंटरवल पे उसको खाद देना है। और बहुत ही सेकंड इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस में ये है कि उसके जो सकर्स निकलते हैं, रनर जो निकलते हैं, उसको किसी भी हालत में ग्रो करने नहीं देना है। मेरा सबसे गुजारिश है कि रनर्स जो भी निकलते हैं उसको तुरंत पिंचिंग करके निकालना है। निकालने से पौधे का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और अगले सीजन के लिए आपको अच्छे फल देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। पर्णजीवी थ्रिप्स, ये सूक्ष्म आकार का 1 मिलीमीटर से छोटा हल्के पीले भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके अलावा पैकेजिंग हम हमेशा जानते हैं कि आप नियर बाय मार्केट में आप अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं तो उसको बहुत ही स्मूथली हैंडल करना है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर स्क्रैचेस या ब्लैक स्पॉट्स या मिट्टी या दाग रह जाए तो उससे आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, कम मिलेगा। इसलिए ब्राइटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ब्राइटनेस के लिए आपके पौधे को प्रॉपर पैकिंग करना है और ट्रांसपेरेंट पॉली पैक आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पॉली पैक खरीदें, उसमें पैक करें तो आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सबसे गुजारिश है कि छोटे से टिप्स आपको फॉलोअप करना है। और स्ट्रॉबेरी ऐसा पौधा है जिसमें कि ज़्यादा कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप अपने जो रेगुलर प्रैक्टिस जो करते हैं वही प्रैक्टिस अडॉप्ट करें। बस मेरी 2 बातें याद रखें, जो फर्टिलाइजेशन की और रिमूवल ऑफ उसका जो रनर्स निकलते हैं उसको निकालना है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमनपुरा, जिला जयपुर के कृषक महावीर प्रसाद ने। ये स्वचालित सिंचाई पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो महावीर प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जल जो है हमारे सारे फसलों में उपयोगी है, चाहे वो धान है, चाहे गेहूं है, चाहे सब्जी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंचाई की पद्धति को और बेहतर बनाना है। उसके लिए जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसे हमें एडवांस करने की ज़रूरत है, उसमें जो है कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्वचालित जो इरिगेशन सिस्टम है उसे हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों एवं बहनों को जो है बहुत लाभ होगा। सिंचाई जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खेती के लिए। जो अच्छी पद्धतियां हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसी में एक आधुनिकता, एक और इम्प्रूवमेंट ये आया है कि हम स्वचालित इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। किसान भाई हैं जो अपना स्वचालित खेतों में स्वचालित सिंचाई की प्रणाली को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बेहद नई सिंचाई प्रणाली है जिसमें सेंसर की मदद से मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा के आधार का पता कर स्वतः ही पौधों की जड़ों के पास पानी को ड्रिप सिंचाई की मदद से दे दिया जाता है। स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रयोग होने वाले सेंसर आधारित ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मुख्यतः पारंपरिक ड्रिप सिंचाई में उपयोग होने वाले उपकरणों के साथ साथ एक सिंचाई कंट्रोलर, मोटर, रिले, सोलेनॉइड वाल्व, टाइमर या नियंत्रक, सिंचाई के वाल्व, भूमिगत पाइपें, छिड़काव करने वाला सिर व मृदा नमी सेंसर को भी उपयोग में लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है और इसमें
जो है ये लोकली बनाया भी जा सकता है, इसका उत्पादन बनाया भी जा सकता है। इसे जो नॉर्मल इसके लिए जो विषय का नॉलेज लगता है वो है बेसिक फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है हमारा C++ प्रोग्रामिंग। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग होता है, सेंसर्स का यूज होता है और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। मान के चलिए एक सिंचाई अगर छोटा सा अगर हम छोटे 10 बाई 10 का अगर या 10 बाई 20 का अगर डिज़ाइन करते हैं तो हमारा 2-3 हज़ार से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा। एरिया बढ़ने पर खर्च बढ़ सकता है। इसमें जो है हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ती है इसे बनाने में, तो माइक्रो कंट्रोलर है जो कि आर्डिनो हो सकता है, रास्पबेरी पाई हो सकता है, 8051 हो सकता है, या फिर रिले जो कि एक स्वचालित स्विच हम उसे कह सकते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से जो है निर्देश पाता है। और बाकी सेंसर है, अगर सॉइल मॉइस्चर के आधार पे हमें इरिगेशन करना है तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ करेंगे, और अगर समय के आधार पे यानी कि अगर हर 5 दिन पे अगर सिंचाई देनी है तो अगर समय के आधार पे जो है स्वचालित करना है तो फिर हमें RTC मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। इसकी लागत लगभग आप अगर एक पॉली हाउस, एक नॉर्मल साइज पॉली हाउस के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसे आप इंस्टॉल अगर करते हैं तो इसकी लागत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये आएगी। स्वचालित सिंचाई प्रबंधन प्रणाली एक अत्याधुनिक सिंचाई प्रणाली है। स्वचालित सिंचाई प्रणाली अपनी कम लागत और उच्च जल दक्षता के कारण लोकप्रिय होती जा रही है। पानी, उर्वरक और श्रम पर पैसे की बचत करते हुए स्वचालित सिंचाई से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। मिट्टी की सतहों और पौधों के शीर्षों को कम भिगोने के परिणाम स्वरूप खरपतवार और कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। उसके क्या लाभ हैं? बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत ही कम खर्च है उसका, और मेंटेनेंस भी उसका कम है, और इसको चलाने में कोई असुविधा नहीं आती है। और जो इससे क्या होगा कि किसान क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं इनके। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उन्हें हर 2 दिन पे अगर सब्जी में पानी देना हो तो उन्हें बार बार उसे पंप को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो स्वचालित सिस्टम में क्या होगा कि हमारा नल स्वयं चलेगा और स्वयं ही बंद होगा। तो इससे क्या होगा कि किसान जो समय अपना इरिगेशन करने में व्यर्थ करेंगे, उस समय को का उपयोग करके वो कोई और काम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही नमी जो है एक लेवल तक आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अपने आप स्वयं ही वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जल भी बचेगा, बिजली भी बचेगा, किसानों का समय भी बचेगा कि उन्हें बार बार इरिगेशन सिस्टम को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर किसान भाई बहन अगर दूर से बैठे बैठे मोबाइल से अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं स्वचालित सिंचाई सिस्टम को, तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तकनीक को लगाने के लिए जो है आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें